जय हिंद साथियों, राम राम सा। दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वर्ण विचार का टॉपिक मेरे द्वारा तैयार करने का एक यही उद्देश्य था कि वर्ण विचार से संबंधित जो भी विद्यार्थियों के मन में भ्रम रहता है कि वर्ण विचार में वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। दोस्तों, इनकी जो धारणा है या उनका जो स्वरूप है, जैसे वर्ण का स्वरूप क्या होता है, वर्ण कहते किसे हैं, यह सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैंने यह जानकारी उपलब्ध कराई है। मैंने जो हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हैं उस नोट्स में मैंने बराबर यह ध्यान रखा है कि मैं बारीक से बारीक या जो सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु हैं, उस सूक्ष्म बिंदु का मैं सरल शब्दावली में क्या करूं, विश्लेषण कर सकूं, या उसका जो स्वरूप है, हर एक कॉन्सेप्ट का स्वरूप मैंने यहाँ पर बताने का भरसक प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज मैं यह क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो मेरी पहली क्लास होगी हिंदी व्याकरण से संबंधित, और पहली क्लास वर्ण विचार से संबंधित है। वर्ण विचार, दोस्तों, वर्ण विचार से तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा में वर्ण होते हैं और उसी वर्णों से वह भाषा बनती है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि वर्ण होते क्या हैं और वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की मोटी मोटी परिभाषा क्या हो सकती है? तो वर्ण की मोटी मोटी परिभाषा यह है दोस्तों, हिंदी के संदर्भ में, विशेष रूप से हिंदी के संदर्भ में वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को दोस्तों वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। इसके साथ ही वर्ण की जो दूसरी परिभाषा है वह क्या हो सकती है? किसी भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दोस्तों, किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सार्थक ध्वनि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? सार्थक ध्वनि से यह तात्पर्य है कि व्यंजन के साथ स्वर हो। क्या हो? व्यंजन के साथ स्वर हो, तब वह क्या बनता है? वर्ण बनता है। स्वर तथा व्यंजन के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। जैसे क के साथ अ की ध्वनि निहित है, तो क्या बनेगा? वर्ण क बनेगा। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण में क्या होता है दोस्तों? स्वर, व्यंजन के साथ स्वर मिला रहता है। अब प्रश्न आता है हमारे सामने कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मतलब क्या है? हम मुख के माध्यम से या मुख के द्वारा जो कुछ उच्चरित करते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, आगे जो मैं बताऊंगा वह शब्द के बारे में। आखिर शब्द होता क्या है? तो शब्द भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं शब्द दोस्तों? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। लघुतम का अर्थ होता है छोटी। भाषा की सार्थक, सार्थक का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जिसका कोई न कोई अर्थ हो। शब्द जिसका अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि हम वर्णों की सहायता से कोई भी शब्द बना लें, क्योंकि दोस्तों शब्द वह है जिसे समाज की मान्यता प्राप्त होती है। शब्द क्या होता है? सामाजिक होता है और उसका कोई न कोई अर्थ निर्धारित या निश्चित होता है। तो शब्द वह है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दोस्तों, अब हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वह है अक्षर। अक्षर वास्तव में होता क्या है? दोस्तों, अक्षर का जो अर्थ होता है, अक्षर का तात्पर्य क्या है? अ प्लस क्षर।
अ का अर्थ होता है नहीं, क्षर का अर्थ क्या होता है, क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो, जो नष्ट नहीं होता हो, जो अविनाशी हो और जो अनाशवान हो। तात्पर्य क्या है दोस्तों, जो नष्ट नहीं होता हो, जिसका क्षरण नहीं होता हो, वह क्या है, अक्षर है। अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं दोस्तों, अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े संभव नहीं है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ध्वनि का लघुतम रूप अक्षर है। ध्वनि का दोस्तों, भाषा का नहीं, ध्यान रखें। ध्वनि का लघुतम रूप, सबसे छोटा रूप क्या है, अक्षर है। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, आप भ्रमित न हो। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, ध्वनि का लघुतम रूप अक्षर है, जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। और भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है। और यहाँ पर ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई या ध्वनि का सबसे छोटा रूप क्या है, अक्षर। दोस्तों मैंने बताया कि अक्षर जो क्षर नहीं हो, जिसका क्षरण नहीं हो। तो जैसे ये जो ध्वनियाँ दे रखी है यहाँ पर, क यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसे हलंत पढ़े। क हलंत है, ख भी हलंत है, ई के भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऊ के भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और च मैंने हलंत लिख रखा है, यह सही है बिल्कुल। यहाँ पर क और ख दोनों हलंत नहीं लिखे हुए हैं दोस्तों, इन्हें आप हलंत माने। क्या माने, हलंत। हलंत किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियाँ जिनमें स्वर निहित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, हलंत ध्वनियाँ कहते हैं। या इसे हम आधे वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधा वर्ण भी कह सकते हैं, आधा वर्ण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों स्वर मिलने से एक पूर्ण वर्ण बनता है, स्वर के मिलने से ही एक पूर्ण वर्ण बनता है। क्योंकि जो व्यंजन है, व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, तभी वह पूरी तरह वर्ण बनता है। तो यहाँ पर जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों, ध्वनियाँ जिनका अक्षर रूप यहाँ पर दिया गया है, जैसे च को हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, हलंत च की बात कर रहा हूँ मैं। ई को भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क हलंत क को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और हलंत ख को भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्षर जिसका अक्षर नहीं हो, अर्थात अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े संभव नहीं है। दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर भी काफ़ी भ्रम रहता है कि वास्तव में हिंदी में वर्ण है कितने, कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों हिंदी में मूल रूप से तो 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं हिंदी में वर्ण, मूल रूप से तो हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। कितने हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन है। लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण, जिसमें 44 मूल वर्ण होते हैं, प्लस 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, प्लस 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, और प्लस 2 यहाँ पर मैंने 2 वर्ण और प्लस नहीं लिखे हैं, प्लस 2 ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर 44 तो मूल वर्ण हो गए, प्लस 4 संयुक्त वर्ण हो गए, कितने हो गए, 48, प्लस 2 अयोगवाह वर्ण हो गए। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। तो दोस्तों 44 प्लस 4 प्लस 2 50 हो गए, और 2 वर्ण होते हैं ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए दोस्तों, 52 वर्ण हो गए। कितने हो गए, 52। मूल वर्ण तो है 44। मूल वर्ण में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं, मूल वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 होते हैं और व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने हो गए, 4। कौन कौन से हैं संयुक्त वर्ण, पहला है स्र, दूसरा है अक्ष, तीसरा है त्र और चौथा है ज्ञ, जिसे ज्य भी कहा जाता है, जो मानक रूप से ज्य बोला जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ संयुक्त वर्ण है, वह ज प्लस य से मिलकर बना है। तो इसका सही या शुद्ध उच्चारण क्या होता है, ज्ञ का ज्य होता है। इसके बाद दोस्तों दो जो वर्ण होते हैं वह होते हैं ताड़न जात या उत्क्षिप्त। यहाँ पर मैंने तीर के निशान से बताया हुआ है, सबसे नीचे छोटे रूप में लिखा हुआ है ड और ड, ड़ और ड। ये 2 वर्ण क्या है,
ताड़न जात और उत्क्षिप्त वर्ण हैं, ये आदिकाल में हिंदी में सम्मिलित हुए थे। ये दोनों ध्वनियाँ, ये दोनों जो वर्ण हैं कब सम्मिलित हुए? हिंदी साहित्य के आदिकाल में यह सम्मिलित हुए। अर्थात हिंदी साहित्य का जब से आदिकाल प्रारंभ हुआ या हिंदी साहित्य का जो आदिकाल प्रारंभ हुआ तो उस समय यह दो नए वर्ण हिंदी में आए थे, ढ़ और ढ। इसके बाद दो वर्ण होते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण दो होते हैं, पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। दोस्तों अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं और ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह क्लियर हो जाए। दोस्तों प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, हिंदी में मूल वर्ण 44 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जबकि हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 44 मूल वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण, 2 ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण और 2 अयोगवाह वर्ण। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अयोगवाह वर्ण के बारे में। यहाँ पर मैंने नोट डाल रखा है कि अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। दोस्तों अयोग, अयोग का मतलब क्या है? जिसका योग नहीं होता हो। किसमें योग नहीं होता हो? स्वर और व्यंजन में। जो न तो स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजन में, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण दोस्तों दो प्रकार के हैं, मैंने अभी बताया है, जिसे आप पीछे बे करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। अनुस्वार, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में अम और अह, हम क्या पढ़ते हैं? अम और अह। अम का मतलब क्या है? अनुस्वार, और अह का मतलब क्या है? विसर्ग। अयोगवाह वर्ण जिनका योग नहीं होता है, न तो स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है, जो दो होते हैं स्वर, अनुस्वार और विसर्ग। अब दोस्तों हम बात करते हैं ताड़न जात और उत्क्षिप्त वर्ण की। यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाई हुई है इसमें लास्ट में नीचे लिख रखा है ड़ और ढ, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आगे। उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कौन से हो? ताड़न जात का मतलब होता है जीभ झटके के साथ क्या आती है? नीचे की ओर आती है। क्या आती है? जब जिह्वा, जिह्वा को हम क्या कहते हैं? जीभ, जीभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीभ। जिह्वा क्या है? तत्सम शब्द है और जीभ तद्भव शब्द है। तो जिह्वा झटके के साथ जिह्वा की जो नोक है, नोक का मतलब क्या है? सबसे ऊपर का हिस्सा, वह झटके के साथ नीचे की ओर गिरती है। जब हमारी जिह्वा झटके के साथ नीचे की ओर गिरती है, जिह्वा की नोक, दोस्तों जिह्वा की नोक झटके के साथ नीचे की ओर गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेंका हुआ, ऊपर से फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या है? ऊपर से फेंका हुआ। और ताड़न जात का मतलब क्या है? झटके के साथ नीचे की ओर आना। अर्थात जिन वर्णों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जिह्वा की नोक झटके के साथ नीचे गिरती है, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त ध्वनि। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बताया है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर, और दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन। दोस्तों हम स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों ध्यान से पढ़े आप, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं पड़ती है। दोस्तों कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ का उच्चारण कर रहे हैं, मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूँ अ ध्वनि बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जा रही है। दोस्तों ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वर की ओर क्या परिभाषा हो सकती है? स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। दोस्तों ध्यान रखें, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह स्वतंत्र रूप में कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आगे लिखा है कि फेफड़ों से उठने वाली हवा, फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख विवर से बिना किसी बाधा के, मुख विवर का मतलब क्या है? हमारे मुख का जो खोखला आंतरिक खोखला भाग है, कंठ के ऊपर का जो आंतरिक खोखला भाग है,
उस गुफा से, विवर को हम गुफा भी कहते हैं, हमारी मुख की गुफा से जो हवा कहाँ से उठ रही है? हमारे फेफड़ों से। दोस्तों हम जो उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो वह जो हवा उठती है हमारे भीतर से, वह फेफड़ों से उठती है। तो फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख विवर से बिना किसी बाधा के बाहर निकल आती है, उसे दोस्तों हम स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद आपको। मुझे पूरी आशा है कि आपको स्वर के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी कि स्वर कहते किसे। स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, और स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जो निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के मुख विवर से क्या होती है? बाहर उच्चरित हो जाती है, या बाहर जिनका उच्चारण बाहर बिना किसी बाधा के होता है। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ या ऐसी हवा जो कहाँ से उठ रही है? हमारे फेफड़ों से, और मुख में बिना कहीं टकराए, बिना कहीं स्पर्श, बिना कहीं टकराए क्या होती है? बाहर निकल आती है। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख में बिना किसी अवरोध या बाधा के स्वतंत्र रूप से बाहर निकल आती है, उसे हम स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वर मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, या मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है मूल स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं और जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है गुरु या दीर्घ स्वर। मूल स्वर जिसे हम लघु स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं? ध्यान रखें, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, या हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत, दोस्तों ध्यान रखें, अपेक्षाकृत कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कितने हैं? संख्या में 4 हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, या जो कम समय में ही या अल्प समय में ही क्या हो जाए? उच्चरित हो जाए, जिनका उच्चारण हम कर पाते हैं या जिनको हम बोल पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री क्या है? ह्रस्व स्वर है। दूसरा जो स्वर का प्रकार है, वेद है, वह है गुरु या दीर्घ स्वर। दोस्तों गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु का क्या अर्थ होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। दोस्तों ध्यान रखें, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों कि क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं दोस्तों? 7 हैं। मूल स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर क्या है? दीर्घ स्वर हैं, और 4 स्वर क्या है? मूल स्वर हैं। दोस्तों मैं आगे की क्लास अनवरत जारी रखूंगा। तो आज मैंने यह एक हिंदी वर्णमाला से संबंधित पहली क्लास ली है, वर्ण विचार से संबंधित प्रथम क्लास ली है। दोस्तों मुझे आशा है यह जानकारी आपके जीवन में काफ़ी काम आएगी। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों जय हिंद। मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।